आप लोग वहां पर ये देखो कि करंट को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, वो दोनों की दोनों कैटेगरीज चेक कर लो। एक ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। उसको अच्छे से देख लो। फिर एक चीज चेक कर लो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट आई इज इक्वल टू व्हाट, एन ई ए वी डी। उसी से थोड़ा सा और पहले आपको मिलेगा फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ बाय एम एल। वो फॉर्मूला ध्यान से देख लो, ठीक। फिर रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के जो फॉर्मूले बनाए हैं आपने इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, उनको भी ध्यान से देखो बेटा। देखो भाई, चैप्टर हमारा चल रहा था करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और अब आपका यहां पहला टॉपिक जो रहेगा आज, दिस इज ऑल अबाउट, जल्दी से सेटल हो जाए बेटू, करंट डेंसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग इसको जे से। अब समझो ध्यान से कि करंट डेंसिटी क्या चीज है। मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर ये एक कंडक्टर कंसीडर किया इस तरीके से, हमारे कंडक्टर के जो एंड्स हैं वो हैं एक्स और वाई, और कंडक्टर के एंड्स को हम लोगों ने एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जोड़ दिया बेटा, विद द हेल्प ऑफ अ की, एक की हेल्प से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना दे दिया, वी वोल्ट। अब एक चीज याद करो, हमारे पास एक तो होता है इंडक्शन और एक होता है हमारे पास कंडक्शन। इंडक्शन के केस में क्या है, एक मिनट दिखा बेटा। मान लो मेरे पास ये एक मेटल शीट है, ठीक है। मैं कहता हूं ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैंने इसके नियर बाय रखा, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये कौन हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। बट अगर हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और मैंने इसको इसके साथ कॉन्टैक्ट में रखा, तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आया याद। अब वही चीज अगर आप यहां फॉलो करते हो बेटा, आपका जो एंड एक्स है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, तो जो आपका एंड एक्स होगा वो थ्रू आउट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर आप ध्यान से देखें, आपका जो एंड वाई है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो जो एंड वाई है वो थ्रू आउट क्या हो जाएगा बेटा, आपका नेगेटिव। हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंडक्टर एक्स वाई के एंड्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, कुछ इस तरीके से, हाँ या ना। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद करो हम लोग क्या कहते थे, एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। अगर वो रैंडमली मूव करेंगे तो कोई करंट नहीं बनेगा। बट जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस देने की वजह से कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव कराना शुरू किया। तब जाके कंडक्टर में क्या सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस कंडक्टर में पॉजिटिव टू नेगेटिव दिस वे करंट फ्लो करना शुरू करेगा। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, पक्की बात है। अब देखो, अगर आप लोगों को ओम्स लॉ वाले पॉइंट्स याद हो, तो वहां पर हम लोग सरफेस एरिया कंसीडर करते थे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते थे, इट इज ऑलवेज व्हाट, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहां मेंशन करते हैं कि दैट ए इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई यहां जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो
कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज व्हाट? करंट डेंसिटी। आई बात समझ में? तो अगर हम लोगों को करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है बेटा, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ करंट flowing through unit area of क्रॉस सेक्शन। समझ आया या नहीं? पक्का? विश्वेंद्र पहले समझ ले बेटा ध्यान से। तो अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? J इज इक्वल टू I ओवर A, दैट इज अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रहेगा? अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये किस तरह की क्वांटिटी है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा किसकी डायरेक्शन में काम करता है बेटा? जो हमने फील्ड अप्लाई करी उसकी डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन आपकी किसकी रहेगी? करंट डेंसिटी की। तो क्योंकि हम कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? जे वेक्टर इज इक्वल टू आई बाय ए इंटू एन कैप। इस तरीके से भाई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेक्टर में। एंड व्हाट अबाउट द यूनिट्स? अगर हम इसकी यूनिट्स लिखते हैं सो इट इज सिंपली एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रहेगा? इतने हिस्से में कोई डाउट? श्योर हो? दोबारा से फटाफट से रिपीटिशन। पहली चीज, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। कैसे मूव करते हैं? रैंडमली। हम जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस देने से क्या हुआ? उस कंडक्टर के एंड्स पर, ठीक, एक जगह पॉजिटिव पोलैरिटी आई और एक जगह नेगेटिव। मतलब उस कंडक्टर के एंड्स पर कौन सेट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, तो हम जानते हैं पॉजिटिव पार्टिकल कैसे मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और नेगेटिव पार्टिकल कैसे मूव करता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स से वाई सेटअप हो गई, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली भाग रहे थे, अब वो एक डायरेक्शन में भागने लगेंगे। और जब वो एक डायरेक्शन में भागेंगे तो वो वहां क्या बनाएंगे बेटा? तो वो करंट जो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा होगा उसी को क्या कहा जाएगा? करंट डेंसिटी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, किस तरह की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमेशा किस डायरेक्शन में काम करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि वेक्टर है तो जब हम लिखेंगे तो क्या होगा? आई बाय ए, जो बेसिक फॉर्मूला बना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? यूनिट वेक्टर से। तो क्या बन जाएगा? आई बाय ए इंटू एन कैप। ठीक। और तीसरा पॉइंट, बेसिक यूनिट क्या बनेगी आपकी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इतना कर सकते हैं अच्छे से? पक्का? बढ़े आगे? अब देखो ध्यान से बेटा, यहां पर इसकी कुछ इक्वेशंस बनानी है, ध्यान से समझना। आप याद करो, अकॉर्डिंग टू द जनरल रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अगर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन बनाया था आप उसे याद करें बेटा, तो वो रिलेशन क्या था? I इज इक्वल टू NEA VD। ये इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिनोमिनेटर में ले आते हैं इधर। सो कितना बनेगा बेटा? I बाय A इज इक्वल टू NE VD। परंतु हम जानते हैं, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, व्हाट इज I बाय A? J। तो यहां अगर रिप्लेस कर दिया तो व्हाट विल बी द करंट डेंसिटी? इट इज NEVD। हाँ या ना? और हम कह रहे हैं कि करंट डेंसिटी जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटू,
तो क्या बनेगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई वी डी, और ये एन क्या, जरा ध्यान से सोचो, इस साइड राइट हैंड साइड पर जब ये एन कैप आ गया तो वेक्टर किस पर लगेगा, वेलोसिटी पर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी वेक्टर। इस तरीके से समझ आया या नहीं, पक्का क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। अब यहीं से आगे आप इसे फर्दर लेकर चलिए और ध्यान से समझना, अब जो करोगे वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास। नाउ इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है बेटा हमसे, इट इज ई ई टाउ बाय एम। भाई पहले ये बनता था, इस फॉर्मूले में आपने ई की जगह कितना डाला था, वी बाय एल, तब बना था ई वी टाउ बाय एम एल। जनरल फॉर्मूला तो यही था, आपने इस फॉर्मूले को अपनी जो बेसिक इक्वेशन बनी थी ये वाली यहां पर यूज करा। मान लेते हैं ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर एक्स। नाउ यूजिंग इन इक्वेशन एक्स, इसको आपने इस्तेमाल करा इक्वेशन एक्स में यहां पर, तो आपके पास कितना बनेगा बेटा, यहां से आपके पास बनेगा जे इज इक्वल टू एन ई इंटू व्हाट इज वी डी, ई ई टाउ बाय एम, इट इज ई ई टाउ बाय एम। जरा ध्यान से देखो, जे किसके बराबर आया, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। अपने नोट्स में चेक करो, लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक कंडक्टिविटी, अगर नोट्स बनाए हैं तो ध्यान से देखो, वहां आपको मिलेगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इज रिटन एज व्हाट, सिग्मा, दैट इज नोन एज व्हाट, कंडक्टिविटी। इसी को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो जे विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ई, और अगर वेक्टर में लिखा तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई एन कैप, या फिर जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, हाँ या ना। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंड दिस रिजल्ट जो आपने अभी ये वाला रिजल्ट बनाया ना बेटा, दिस इज नोन एज व्हाट, इसको एग्जाम में किस नाम से पूछा जाता है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी को क्या नाम दिया जाता है वहां पे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। पिछले पेपर उठाओ, आपको ये चीज वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में मिलेगी। कई बार आपके पास ये 2 मार्क्स में भी आया है और कई बार आपके पास ये 3 मार्क्स में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। स्टेब्लिश द रिलेशन फॉर द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो आप बेसिकली अपना करंट डेंसिटी से शुरू करेंगे, यहीं से करना है और यहां तक ले जाएंगे, कर पाएंगे अच्छे से, पक्की बात है। तो करंट डेंसिटी क्या है और करंट डेंसिटी के अलग अलग फॉर्मूले क्या बनेंगे, अच्छे से हो जाएंगे सबके, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी इसमें। चलिए अगला कंसेप्ट देखिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड है बेटू और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब तक आप लोगों ने जब क्लास 10th में थे तो वहां पर पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दैट रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी क्लास 12th में सेकंड चैप्टर के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, दैट कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। एज इट इज आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर सीखना है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। कंसेप्ट को प्लीज बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि फिर से हमारे पास एग्जाम के अंदर ये जो टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में मिलेगा, 5 में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सीखना। सबसे पहला केस हम लोग बात करते हैं यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन। आप में से किसी को याद है कि हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कब कहते थे, अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं
तो हम कब कहेंगे कि वो कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये तो प्रॉपर्टी है उसकी कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट, और पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, वो वेरी करेगा। बट हम कब कहेंगे कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में है? हाँ, जब एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से जुड़ी हो, ये आइडेंटिफिकेशन था। और पैरेलल में कब कहेंगे, जब दोनों की पॉजिटिव एक साथ हो और दोनों की नेगेटिव एक साथ हो। ऐसे कहते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी है, सेम। ठीक, देखो ध्यान से, हमारे पास इस तरीके से ये रहा एक सेल, ईएमएफ E1, इंटरनल R1, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद एक और सेल, ईएमएफ E2, इंटरनल R2, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही आप अपने पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को अपने दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, ठीक, तब ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज। ठीक है, अब आपने इन्हें कनेक्ट किया और ये आपने इसको जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, से द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R। जब बात होगी सीरीज कॉम्बिनेशन की तो क्या ध्यान रखना है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट विल रिमेन्स द सेम। आपके पास करंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो करंट है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल वेरी। सीरीज में क्या ध्यान रखना है, करंट क्या रहेगा, सेम, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लगातार क्या करेगा, हर एक सेल के अक्रॉस बदलेगा। ये पॉइंट याद रहेगा। अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से, करंट हमने पॉजिटिव से विड्रॉ, पॉजिटिव से विड्रॉ, ठीक है, से द करंट इज आई। ठीक, तो सर्किट में करंट हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। करंट में किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं है, ये बनाया। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो जो सेल E1 है इसके अक्रॉस टीपीडी कितना हो गया, V1, और जो सेल E2 है इसके अक्रॉस टीपीडी कितना हो गया, V2। जिज्ञासा, स्टे फोकस्ड बेटा, ठीक है भाई। करंट क्या रखा हमने, कांस्टेंट, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E1 का इंटरनल R1, तो टीपीडी कितना ले लिया, V1। E2 का इंटरनल R2, तो टीपीडी कितना ले लिया, V2। कोई डाउट यहां तक? अगर आप सामने ध्यान से देखें, क्या हम लोग नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V1 प्लस V2 नहीं लिख सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यहां पर भाई E1 पर V1 है, E2 पर V2 है, तो टोटल कॉम्बिनेशन पर कितना होगा, V1 प्लस V2 होगा। ठीक, अब याद करो जब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहली क्लास करी, द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, एक सेल की डिस्चार्जिंग इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, दैट V इज इक्वल टू E माइनस IR, ऐसा कुछ बनाया था। ये आपकी मेन इक्वेशन है बेटा, जो कि आपको आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। अगर आपके पास V इतना है, समझना ध्यान से, इस इक्वेशन से फॉर सेल E1 हम V1 को कितना लिख पाएंगे, E1 माइनस IR1, और इसी इक्वेशन की हेल्प से फॉर सेल E2 हम V2 को कितना लिख पाएंगे, E2 माइनस IR2। हाँ या ना भाई, जनरल इक्वेशन है ना, आपने इस इक्वेशन में यहां से E1 वाली और E2 वाली रीडिंग यूज करके V1 और V2 को लिख लिया, हो जाएगा इतना।
अब आपके पास V1 और V2 दोनों आ गए हैं, सो हमने यूजिंग बोथ इन इक्वेशन नंबर 1 यहां इस्तेमाल कर लिया। जैसे ही आप दोनों को यहां रखते हो बेटा, तो जरा ध्यान से देखो, आपके पास जो नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V1 प्लस V2, इस हिस्से को और इस हिस्से को ऐड किया तो मैंने E1 और E2 इनको एक साथ कर लिया। अब ध्यान से देखो, माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू, आपने करा माइनस साइन कॉमन, और बेटू यहां कितना रह गया, R1 प्लस R2। बोलो हाँ या ना भाई, यहां तक समझ आया? इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर y, ठीक है। एंड लेट्स कंपेयर फॉर द फाइनल आंसर, कंपेयरिंग इक्वेशन x एंड इक्वेशन y। अगर आपने इक्वेशन x और इक्वेशन y जो ये बनी, ये वाली इक्वेशन, ठीक, और यहां से अपनी ये मेन इक्वेशन, इन्हें कंपेयर किया, तो जरा ध्यान से देखिएगा, द नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करंट, minus current, then what will be the net EMF? It is E1 plus E2. And what will be the net internal resistance? It is R1 plus R2. हाँ या ना? So finally हम कह सकते हैं the net EMF, the net EMF in case of series combination will be simply written as what? E1 plus E2, and the net internal resistance in case of series combination can be written as what? R1 plus R2। समझ आया यहां तक? इतना हिस्सा हो जाएगा, रटना नहीं है आपको, ये पॉइंट समझ के चलने, सो दैट न्यूमेरिकल्स में जब कहीं यूज करना पड़े तो आप अच्छे से लगा सके उसे। इतना क्लियर हुआ? अब इसी के अंदर समझो ध्यान से, क्वेश्चंस करते समय हमारे पास सिचुएशन नंबर 1, कुछ इस तरीके से मिली, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है। अगर परिस्थिति इस तरह की है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, आप नेट ईएमएफ को कितना लिखेंगे? E1 प्लस E2 आप ये लिखेंगे, ठीक है। बट अगर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा मिल जाए, दिस इज E1 E2, और या फिर कुछ ऐसा मिल जाए इस तरीके से, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, दिस इज अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी सीरीज है, ठीक है। कैसे? सुनो ध्यान से, पैरेलल कब होगा? नेगेटिव नेगेटिव से हो और पॉजिटिव, अभी नेगेटिव नेगेटिव से है पर पॉजिटिव पॉजिटिव से नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव से है पर नेगेटिव नेगेटिव से नहीं है। आई बात समझ? ये सिचुएशन कब होती है? मैं अपने E1 सेल को चार्ज कर रहा हूं, किसकी हेल्प से? E2 की हेल्प से। मैं अपने E1 को चार्ज कर रहा हूं, किसकी हेल्प से? E2 की हेल्प से, ठीक है। तब हमें इस तरीके से कनेक्शंस बनाने होते हैं, ध्यान रहेगा। एंड व्हाट इज दिस सिचुएशन? ये वाली सिचुएशन क्या है? मान लो हम लोगों ने घर के अंदर इन्वर्टर यूज किया, तो इन्वर्टर में हम लोग एक बैटरी यूज कर रहे होंगे, बट हम लोग चाहते हैं कि बैटरी का जो बैकअप है वो बढ़ाया जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? उसके साथ एक बैटरी और जोड़ लेंगे। तो वहां हम क्या कर रहे हैं? एक बैटरी दूसरी बैटरी को सपोर्ट करने के लिए आ रही है, तो वहां ये वाला केस रहेगा, ध्यान रहेगा? पक्का? चले आगे।
सो यहां पर ई नेट will be written as E1 minus E2 provided E1 is greater than E2, or we can write E2 minus E1 provided E2 is greater than E1. ये दोनों ही आपके जो पॉइंट्स है वो किस तरह के कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे, सीरीज में माने जाएंगे। बस इसमें ध्यान रखना, अगर टर्मिनल्स ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। और अगर आपका ये वाला चल रहा है स्टैंडर्ड, तो डायरेक्टली क्या करना है, E1 प्लस E2। इतना समझ आया, पक्की बात। तो ये केस था हमारा कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। एग्जाम में अटेंटिव रहो, एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज का नहीं होगा, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल का नहीं होगा, वहां पर सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे। तो अब सीखो कि अगर हमारे पास, और इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से ही क्लियर करेंगे बेटा अच्छे से। देखो सेकंड केस आपके पास कौन सा आ जाएगा यहां पे, दिस इज ऑल अबाउट कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर बेटू आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो देखिएगा ये रहा आपका सेल E1 इंटरनल R1 पॉजिटिव नेगेटिव, और ये रहा आपका सेल E2 इंटरनल R2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सिचुएशन के अंदर क्या देखा गया कि पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा आपका, पैरेलल। और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, से द रेजिस्टेंस इज R। अब सामने ध्यान से देखो भाई, E1 से करंट निकला I1 और E2 से करंट निकला I2। ये दोनों के दोनों करंट इस पॉइंट पर ऐड हो जाएंगे और यहां से ऐड होके कहां पर फ्लो कर रहे हैं, R1 पर। तो R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करा, I1 प्लस I2, हाँ या ना। तो एज इट इज जब ये करंट यहां से आगे जाएगा, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट से वापस डिवाइड हुआ और E1 से कितना निकला था I1, तो वापस कौन आ गया I1, और E2 से कौन निकला था I2, तो बेटा वापस कौन आ गया I2। समझ आई बात। तो अब जरा एक बात मुझे बताओ, यहां पर दिस विल बी नोन एज अ जंक्शन। तो यहां पर कितना करंट बचा, अगर आप ध्यान से देखें, जितना करंट यहां आ गया उतना ही करंट यहां से डिवाइड होके वापस चला गया, तो वहां बचा कितना, जीरो। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, किरचॉफ्स का पहला रूल। अभी इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में जब हम जाएंगे, किरचॉफ्स रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑल, ठीक है, तो वहां हमें सीखना है ये पॉइंट। तो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है ना कि भाई जितना करंट उस पॉइंट पे आया उतना ही करंट वहां से क्या करा, निकल गया, तो वहां बचा कितना, जीरो। तो यही पॉइंट किरचॉफ्स का पहला रूल है कि एक जंक्शन पे, सर्किट के अंदर एक जंक्शन पे डजंट मैटर कि कितने करंट आ रहे हैं और कितने करंट वहां से जा रहे हैं, उस जंक्शन पर सबका एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना रहेगा, जीरो रहेगा। बात समझ आई, पक्का। इसका मतलब जब कभी भी हम कोई भी सर्किट बनाएंगे तो ये चीज सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है कि जितना करंट वहां आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा। ध्यान रहेगी ये बात। अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारा सर्किट जो है वो वैलिड नहीं है, वो गलत हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है फिलहाल, पक्की बात। अब देखिए ध्यान से बेटू, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट हमेशा क्या करने लगेगा, वेरी करेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटू, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो E1 से I1 हो गया, E2 से I2 हो गया, और दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखना पड़ेगा,
कॉमन रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अगर इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे, सॉरी हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है, नो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट, और वेरी कौन कर रहा है? करंट। तो हम टोटल करंट को कितना लिखेंगे? दिस इज I1 प्लस I2। डन है? अब इस इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट याद करो, अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, अगर एक सेल की डिस्चार्जिंग इक्वेशन लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं बेटा? V इज इक्वल टू, इट इज E माइनस IR। ठीक है भाई, ये तो मेन इक्वेशन हो गई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर X। बट क्या अब इस इक्वेशन से हम V को इस्तेमाल करेंगे? कौन है यहाँ पे? करंट। तो पहले हमें यहां से किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम करंट के लिए लिखते हैं तो देखिए, IR इज इक्वल टू E माइनस V, देन व्हाट इज I? E बाय R एंड माइनस V बाय R। आपके पास करंट का ये इक्वेशन तैयार हो गया, हाँ या ना? अगर आपके पास करंट का ये इक्वेशन है तो यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा बेटू, यहां से आप लोग फॉर E1 I1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? देखो इस फॉर्मूले में, दिस इज E1 बाय R1 माइनस V बाय R1। चेक इट आउट। E1 के लिए लिख रहे हो तो E1 के लिए जो रीडिंग्स है आपने यहां इस्तेमाल करी तो ये बनेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपने लिखा किसके लिए? फॉर E2। अगर E2 के लिए लिखा तो व्हाट विल बी I2? इट इज E2 बाय R2 एंड माइनस V बाय R2। आपने क्या करा, अपने सर्किट के अंदर जो सेल था विद द EMF E1, ठीक, उसके लिए जो करंट है I1 आपने उसकी वैल्यू लिखी, और फिर जो सेल था E2 जिसका EMF E2 है उसके लिए जो करंट था I2 आपने उसकी वैल्यू लिखी। आपके पास I1 I2 दोनों आ गए, आपने उठा करके कहां रख दिया? इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही आप लोग रिप्लेस कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना है बेटा, नाउ इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 तो नहीं है ना कहीं? नहीं। सो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, बेटा जैसे आप लोग यहां रिप्लेस करेंगे, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? दिस I विल बी इक्वल टू, ध्यान से, I1 प्लस I2, यही बनेगा। सुनो सी, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। सो मैंने क्या करा? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अब यहां से माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2, तो हमने नेगेटिव V को कर लिया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सो एलसीएम अगर ले लिया जाए, अगर एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो गया? R1 प्लस R2 एंड डिवाइडेड बाय R1 R2, ऐसा कुछ आएगा। बट मजेदार बात, कंपेयर तो आपको इससे करना है ना, इस इक्वेशन से, और यहां वैल्यू है किसकी? V की। तो आपको यहां से निकालना भी क्या पड़ेगा? V निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आई है आपको इस इक्वेशन से सॉल्व किसके लिए करना पड़ेगा? V के लिए करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालते हैं? V की। ध्यान से देखना, अभी आप लोगों ने फिलहाल जो करंट की इक्वेशन लिखी है बेटा, दैट I इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, अपना जो ये वाला पोर्शन है पहला ब्रैकेट, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सो कितना बनेगा हमारे पास? दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 एंड डिवाइडेड बाय R1 R2, और वो वाला हिस्सा एज इट इज रख लेते हैं। दिस इज R1 प्लस R2 ओवर R1
R2। अब यहां से इस हिस्से को लेफ्ट और यहां से I को राइट, सो कितना बना हमारे पास, दिस इज V, और ये हो गया बेटा R1 प्लस R2 ओवर R1 R2 माइनस, नॉट माइनस सॉरी, इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन ले आओ, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और ये करंट को शिफ्ट कर लो, माइनस आई। डन है। आपको इस इक्वेशन से ठीक तैयार क्या करना है, V, तो ये वाला हिस्सा डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने इस हिस्से को डिनोमिनेटर में डाला तो R1 R2 कैंसिल, तो कितना बना, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, देन माइनस I, डिनोमिनेटर में ये डाला तो ये हिस्सा, ये वाला पोर्शन विल बी शिफ्टेड टू द न्यूमरेटर, सो कितना बना, I R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तुम्हारी इक्वेशन तैयार है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर Y। एंड फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन X एंड Y। बहुत ध्यान से जस्ट चेक आउट योर इक्वेशन नंबर X। आप अपनी इक्वेशन X को देखो, इक्वेशन क्या कह रही है, इट इज V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब यहां आओ, सो V इज इक्वल टू E माइनस IR, हाँ या ना। तो इसका मतलब जब हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर मिलता है हम लोगों को कंपेयर करने के बाद, दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट EMF in parallel will be equals to E1 R2 plus E2 R1 and divided by R1 plus R2। and beta what is the net internal in parallel, this is R1 R2 divided by R1 plus, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 3 नंबर के लिए, समझ आया अच्छे से, पक्की बात। ये जो अभी हम लोगों ने करा, ठीक, एग्जाम में आपके पास एज इट इज डेरिवेशन भी आती है, ठीक है, कई बार 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी देखी गई है, और कई बार जो आपका लास्ट सेक्शन आ जाता है आपका, ठीक है, तो उसके अंदर जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन चलते हैं ना 3+2 में, उसमें भी मिली है। 3 नंबर में डेरिवेशन है, ठीक है, या फिर 2 नंबर में डेरिवेशन है, और अदरवाइज 3 नंबर में डेरिवेशन तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल, और 2 नंबर में डेरिवेशन तो 3 नंबर में न्यूमेरिकल, पर मिला जरूर है। समझ आया अच्छे से, पक्का ना। द पॉइंट इज हम इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्वेश्चन के लिए लगाएंगे कैसे, ठीक, चले आगे। अब ध्यान से समझना कि इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को न्यूमेरिकल पे कैसे लगाना है। आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर कंडीशन, बेटू ध्यान से समझना, कंडीशन क्या है, कहता है आपके पास 2 सेल हैं with the EMF 1 volt and 2 volt and their internal resistance 2 ohm and 1 ohm। ठीक, उसने क्या बोला, कितने सेल हैं, 2, EMF कितना है 1 वोल्ट 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम एंड 1 ओम रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से चल रहा है। फिर बोलता है फर्स्ट कनेक्टेड, कहता है आप लोगों से फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले आपने उन दोनों को कैसे जोड़ा, सीरीज में, और फिर आपने उन दोनों को कैसे जोड़ा, पैरेलल। पहले सीरीज में लगाया और फिर पैरेलल में लगाया, अगेंस्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। किसके अगेंस्ट, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
आर के अगेंस्ट। अगर आपने अभी थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दिया हो, अपने निंद्रासन से हटके पैरेलल में जोड़ा, किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल के अगेंस्ट। और अगर आपने सीरीज में जोड़ा तो किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल के अगेंस्ट। हाँ या ना? क्वेश्चन को समझते समय ये चीज रखनी पड़ेगी दिमाग में, ठीक? तो अब देखो क्या कह रहा है वहां पर, ये इधर आ गया। तो कहता है फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अगेंस्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। नाउ फाइंड द वैल्यू फॉर दिस आर। हमें वैल्यू निकालनी है किसके लिए बेटा? इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के लिए, सो दैट द करंट remains the same in both the cases, जिससे कि जो करंट है वो दोनों केसेस में क्या रहे? बराबर रहे। क्वेश्चन को ट्रैक कर लिया कैसे? रीडिंग समझ आ गई, ठीक है? वहां पे अपने को वर्बली देख लिया कि भाई ऐसे चल रहा है हमारे पास, मैंने रीडिंग्स आपको बता दी है। अब सुनो और समझो ध्यान से। मान लो हमने फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले कैसे कनेक्ट करा? सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्ट किया, देन व्हाट इज द नेट ईएमएफ इन सीरीज? इट इज E1 प्लस E2। दिस इज 1 वोल्ट एंड प्लस 2 वोल्ट। तो आपका नेट ईएमएफ कितना आ गया? 3 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से what will be the net internal resistance? It will be R1 plus R2। so कितना हो गया? 2 ओम प्लस 1 ओम। और ये कितना बन गया? 3 ओम। हाँ या ना? अब एक चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ऑलवेज इन सीरीज। हमेशा कैसे रहते हैं? सीरीज में रहते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल में भी हो सकते हैं। बट इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में हमेशा कैसे रहेंगे? सीरीज में। रिपीट, जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर देयर, बट कौन से वाले? इंटरनल। वो आपस में सीरीज में भी रह सकते हैं और पैरेलल में भी रह सकते हैं। अगर बात करते हो एक्सटर्नल की, वो भी आपस में सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल में भी हो सकते हैं। बट जब बात होगी इनके आपस में कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा कैसे रहेंगे? सीरीज में। ध्यान रहेगी ये बात। और ये चीज कुछ अलग अनोखी नहीं है। अगर तुम लोगों ने अपने आलस को साइड रख करके थोड़ी देर सर्किट को देखा होता तो यहां पता लगता आप लोगों को। ये देखो, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, ये पूरा हिस्सा। अब ये पूरा हिस्सा इसके साथ कैसे जा रहा है? सीरीज। तो भले ही आपस में पैरेलल में है, बट एक्सटर्नल के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल विल ऑलवेज बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रहेगी ये बात। अगर ये बात है तो आप यहां पर इससे जब आगे चलते हैं बेटा, सो देखिए, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या लिख पाएंगे? दिस विल बी द टोटल इंटरनल प्लस द एक्सटर्नल। नाउ व्हाट इज द इंटरनल? जो इंटरनल है वो कितना बना बेटा हमारे पास? 3 ओम। 3 ओम। एंड एक्सटर्नल की वैल्यू क्या चल रही है हमारे पास? आर। सो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? इट इज 3 प्लस आर ओम। डन है? अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है,
तो हम लोग इक्वेशन ये लगा सकते हैं, द नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट into the net resistance. Now what is the net potential difference? 3. Current as it is I, and what is the net internal resistance and external mil K? 3 plus R. Then what is I? 3 over 3 plus R. सिर्फ और सिर्फ आपने किसको तैयार कर लिया? सीरीज को। हाँ या ना? पक्का? अब ध्यान से हम बात करते हैं now connected in parallel. आपने इन्हें कैसे जोड़ा बेटा? पैरेलल में। अगर पैरेलल में जोड़ा तो याद करो नेट रेजिस्टेंस, सॉरी नेट ईएमएफ इज व्हाट? E1 R2 प्लस E2 R1 एंड डिवाइडेड बाय R1 प्लस, देखो रीडिंग्स जो थी आपके पास वो किस तरीके से थी? E1 1, E2 2, R1 2 एंड R2 1। अगर पुटअप करते हो 5/3 वोल्ट बन गया। E1 R2 will be 1, E2 R1 will be 4, ऊपर कितना हो गया? 5 एंड R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 3। डन है? आपके पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है कितना? 5/3। अब हम बात करते हैं किसकी? नेट इंटरनल। नाउ इंटरनल इन पैरेलल क्या फॉर्मूला बना था बेटा? R1 R2, it is R1 R2 divided by R1 plus R2। अगर वैल्यूज रखिए ध्यान से, R1 R2 will be 2 and R1 plus R2 will be 3। ये चीज आ गई। और हम जानते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑलवेज इन कैसे रहेंगे? सीरीज में। अगर सीरीज में रहेंगे आपके पास तो आपका नेट रेजिस्टेंस, जो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है बेटा, वो कितना बना? आर इंटरनल प्लस आर एक्सटर्नल। नाउ व्हाट इज इंटरनल? 2/3 एंड एक्सटर्नल इज आर। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो कितना मिलेगा यहां से? दिस इज 2 प्लस 3R डिवाइडेड बाय 3 ओम। ये चीज आएगी। आप लोगों ने नेट वोल्टेज तैयार कर ली, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है आपको वो पता है, आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है। आप लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? E net is equals to what? IR net। भाई जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है will be current into the net resistance। Now what is the net EMF? It is 5/3 is equals to I। और यहां से कितना हो गया? 2 प्लस 3R एंड डिवाइडेड बाय 3। आप यहां से ये हटाइए तो आपके पास करंट कितना आ गया? 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3R। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। पहले आपने सीरीज का करंट तैयार करा, फिर आपने पैरेलल का करंट तैयार करा। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन? चेक इट आउट। करंट रिमेन्स द सेम। करंट को क्या रखना है आपको? सेम रखना है। जैसे ही आप करंट को सेम रख देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो आपके पास इक्वेशन किसकी टर्म्स में तैयार है? आर की टर्म्स में। निकल सकता है आंसर या नहीं? आई बात समझ? सो कंपेयरिंग, फटाफट से निकाल देते हैं इसको बेटा। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आर। और यहां पर क्या था आपके पास? इट इज 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3R। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करें। कितना बना? 6 प्लस 9R इज इक्वल टू, शिफ्ट करें 15 प्लस 5R। 5R को यहां ले आइए, कितना हो गया? 4R। 6 को यहां ले आइए, कितना हो गया? सो व्हाट इज दिस R? 9/4। समझ आया? एमसीक्यू में भी आ रखा है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है? तो आप में से बहुत से बच्चे जो अभी आलस में परिपूर्ण बैठे हैं ना,
वो थोड़े से समझ जाइए, सुधर जाइए, अभी वक्त है, ठीक है। नहीं तो बाद में ना आपके हलक से सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के सामने और टीचर के सामने एक्सक्यूज ही निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। और ये आजकल के बच्चों की फितरत में आ गया है, नेचर में आ गया है। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या देना है आप लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज। जो कि मेहनत का समय, उस समय आपके अंदर आलस भरा हुआ है, उस समय आपको नींद आ रही है, उस समय आपको पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है ना। तो बाद में बेटा पछताओगे बहुत बुरे तरीके से, तो उसके लिए भी तैयार रहना फिर, ठीक है। और अभी जब पढ़ने का समय है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में फिर रिग्रेट ही होगा, और सबसे गंदी चीज होती है लाइफ में, क्योंकि जिस समय समय था उस समय करोगे नहीं, जब समय हाथ से निकल जाएगा फिर कुछ फायदा नहीं है, समझे भाई। जब कभी भगवान इंसान के रूप में आए थे ना, तो समय ने उनका भी इंतजार नहीं करा था। हमारी औकात ही क्या है, समझे। और तुम लोग टाइम को ऐसे वेस्ट कर रहे हो, अभी तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता है, तो लगे पड़े उसको वेस्ट करने में लेजीनेस के साथ। फिर बाद में पूछोगे कि अब क्या करें, अब कैसे करें, अब ये नहीं हो रहा है, अब वो नहीं हो रहा है, बाद में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ बच्चे एक्टिवली चीजों को कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो अभी रिलैक्स मूड में बैठे हैं आराम से। क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है, पक्की बात हो जाएगा यहां तक। पढ़े थोड़ा सा आगे। अब याद करो, आप लोगों ने जब रेजिस्टेंस को डिराइव किया था बेटा, हमने ये फाइंड आउट करा था, आर इज इक्वल टू व्हाट, एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ ए, करा था ना। इस फॉर्मूले से आप लोगों ने 3 पॉइंट्स निकाले थे कि किस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, किस पर इनवर्सली करता है, करा था ना ऐसा कुछ। तो याद करो, यहां से आया था प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर आया था इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब आपने इन दोनों को यूज किया था तो आपके पास बनी थी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आया था, इट इज डायरेक्टली टू व्हाट, टेम्परेचर। कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली। अब आपको भाई देखो, इन दो से तो आप कर चुके हो, इन दो से क्या चीज बनी थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आपको यहां से देखना है टेम्परेचर के साथ। तो जब बात आती है बेटा टेम्परेचर की, और ये अगेन बेटू न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। दिस इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंबल चलता है इसके लिए अल्फा। आप लोगों ने भी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करा होगा, अगर करा है तो बताना। एक वायर पे आप जॉकी को स्लाइड कराते हो, किस किसने कर लिया। तो वहां पे जो वायर होती है ना, वो कोई नॉर्मल कॉपर वायर या आयरन वायर नहीं होती, वो वायर होती है आपके पास अलॉय की बनी हुई, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन, ये मटेरियल्स हैं आपके। कौन कौन से, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन। हम कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्टैंडर्ड वायर्स हैं, ठीक, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज अ मीटर ब्रिज। जो वो आपने प्रैक्टिकल करा है ना, अगर जिन्होंने करा है तो उस अरेंजमेंट को कहा किया जाता है, मीटर ब्रिज कहते हैं, विच इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक है आपके पास पे, ठीक। तो वहां जो वायर है, स्टैंडर्ड वायर्स है, वो कभी भी मेटल की नहीं होती, वो किसकी बनाई जाती है, अलॉय की बनाई जाती है। अब अलॉय की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि अलॉय के लिए रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। तो अब हमें यह सीखना है कि इसके कम होने से एडवांटेज क्या आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा वहां पर, अलॉय की, तो अलॉय के लिए रेजिस्टिविटी क्या रहती है, ज्यादा, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहता है, कम। इस वजह से हम जो स्टैंडर्ड वायर रेजिस्टर्स हैं वो मेटल्स का नहीं बनाते, किसका बनाते हैं, अलॉय का। तो प्रश्न उठेगा कि भाई इसके कम होने से क्या एडवांटेज आएगा हमारे पास, ठीक। सो पहले समझते हैं इसको ध्यान से। भाई एक चीज सोचिए आप लोग,
जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम ओरिजिनल कितना रेजिस्टेंस लेकर के चल रहे हैं। अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो जो चेंजेस होंगे वो भी कैसे होंगे, कम होंगे। बट अगर जो अवेलेबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो एक लार्ज अमाउंट पर है, वो एक बड़ा वैल्यू है, तो चेंजेस भी क्या होंगे, वो बड़े चेंजेस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वैल्यू पर, कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है। एंड फर्दर जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर पर। क्योंकि हम लोगों ने यहां पर क्या कहा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ठीक तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो जितना ज्यादा बदलाव करेंगे रेजिस्टेंस में भी उतना ही ज्यादा बदलाव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, एंड चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो आपको क्या मिला, चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू आर इनिशियल एंड डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है अल्फा, आर इनिशियल डेल्टा टी, एंड दिस अल्फा is known as what, the temperature coefficient of resistance। ठीक, अब पहले बताओ यहां तक क्लियर है। अब यहां से अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर इसे डिफाइन करने की बात आती है ना तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। भाई अगर डिफाइन करने की बात आती है तो अल्फा को, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, दैट इट इज सिंपली व्हाट, द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मतलब ये जो फॉर्मूला बना है इसी को थ्योरेटिकली लिख दिया आपने। अब या तो आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करो, अदरवाइज यहीं से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, अल्फा विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस will be final minus initial and r initial and delta t। आप इसे शिफ्ट कीजिए, सो कितना बना, अल्फा r initial delta t is equal to r final minus r initial। r initial को यहां लाओ तो what will be r final, r final कितना बनेगा, r initial प्लस r initial को शिफ्ट करो तो ये r initial प्लस अल्फा आर इनिशियल डेल्टा टी, यहां से इसे कॉमन करो सो आर फाइनल कितना आएगा, आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा। ये आपका न्यूमेरिकल में ये भी काम आएगा बेटू और ये भी काम आएगा, समझ आया। और अगर बेटू यूनिट्स बनाते हो, अगर आपने इसकी यूनिट्स बनाई तो यूनिट्स क्या बनेगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देखो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 1 बाय टेम्परेचर, और वही क्या होगा आपका डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यहां तक क्लियर हुआ, पक्का। अब ये पॉइंट सीखते हैं हम लोग कि अल्फा की वैल्यू कम होने से एडवांटेज क्या होगा। ठीक, नॉर्मली हम लोगों ने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर बदलता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बदलेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बदलेगा, और अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी बहुत होगा या नहीं। अगर अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, तो इसकी वैल्यू कम होने से एडवांटेज ये आता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदल भी रहा है तो रेजिस्टेंस में जो चेंजेस होंगे वो लगभग ना के बराबर होंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन, मतलब इन दैट केस
अगर हम अलॉय यूज कर रहे हैं जिसमें अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, कम, तो इसके कम होने से एडवांटेज क्या होगा कि अगर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस किए भी गए, ठीक, तो रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज कैसे नहीं आएगा। देखो अल्फा, और यहां आपने चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया, ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो यहां से दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं, ये कम होगा, और ये ऑलरेडी क्या है, डन। अगर ये कम है, अब डेल्टा आर को देखो कैसे वेरी कर रहा है, तो जब इसकी वैल्यू कम होगी तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या होने लगेगा, तुमने चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा किया बट चेंज इन रेजिस्टेंस लगभग ना के, ऐसा कब होगा जब आप क्या यूज कर रहे हो। तो अलॉय को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि अलॉय के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है नॉर्मली, जो कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो चेंज इन रेजिस्टेंस बढ़ा, अगर टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस भी घटा, वेरिएशन आएगा। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, अलॉय, तो यहां पर टेम्परेचर के बहुत ज्यादा बदलने से भी हमारे रेजिस्टेंस में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ध्यान रहेगी ये बात, पक्का, इतना कवर अप हो जाएगा अच्छे से, शेयर आज यहां तक रखो, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या रह जाता है, आपका नेटवर्क सर्किट्स वाली प्रॉब्लम, जो कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्रिस्चॉफ्स रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए